Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास क्या डिस्कस किए थे? सर डाटा ट्रांसफर स्कीम और मिनिमम ये सर मैक्सिमम मोड, ये सर मैक्सिमम डिस्कस करना सर था। पिन के बारे में बता रहे थे। कर लीजिए। Now, today we'll discuss common pin under maximum operating mode. So same pins, यानी 24 number to 31 number pin is used in maximum operating mode also. Now, first of all, we discuss the three pin 26, 27, 28. ठीक है ना? Total 8 pins we discuss under maximum operating mode. So 26, 27, 28, that is the pin equivalent to the minimum operating mode, like S2, S1 and S0. These are the three pin of pin number 26, 27, 28. Now when you see the same pin, this is the pin of maximum operating mode. Same pin under minimum operating mode, you just see what is the functioning of minimum operating mode pin. In pin number 26, there is memory/IO complement. Under pin number 27, there is a data transmit and receive complement. And pin number 28, there is a DEN pin, data bus enable, I mean data bus enabling pin. Now see, whenever we are taking the combinations of S2, S1, S0, तो in maximum operating mode में आपका प्रोसेसर जो है वो इनपुट आउटपुट या मेमोरी, ठीक है ना, ये दो तरह से इंटरेक्शन करता है। हाँ बोलिए। एनी क्वेश्चन? No, sir. हाँ, तो S2, S1, S0 जो पहले वहां कॉम्बिनेशंस लिया गया है, that is on the basis of 3 status bits. 3 status बस के लाइन के थ्रू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर लिया गया है, टोटल कॉम्बिनेशन इज 2 to the power n, that is 3 और 8. So 8 combinations are generated for S2, S1 and S0. First of all, how these combinations are generated? Just see how the combinations are generated. So there is one combinations. So total 8 combinations are there. So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, out of 8, we have to maintain 3 columns, and on the basis of the particular combination, action should take place inside the computer. And within the system, what types of action will be performed, that is on the basis of the status of these 3 buses under maximum operating mode. तो इस status bus का जो है इन वैल्यू जो है वो लॉजिक 0 होगा या लॉजिक 1 होगा, बिकॉज दो ही तरह का आपका डेटा यूज होता है, इनपुट या आउटपुट, जिसमें भी या तो लॉजिक 1 या लॉजिक 0। तो लॉजिक 0 या लॉजिक 1 होगा वो, तो लॉजिक 0 और 1 के लिए जो कॉम्बिनेशंस यहाँ बनाया गया वहां, वो कैसे बनाया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सी दिस वन, 3 स्टेटस बस इज देयर, तो फॉर 3 देयर इज टोटल 2 to the power 3, that is 8।
ठीक है, तो ये 8 कॉम्बिनेशन जो हम लोग लेंगे तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो वी जस्ट टेक, यानी कि फर्स्ट कॉलम कैसे कंप्लीट करना है, फर्स्ट कॉलम, बिकॉज यू हैव टू टेक द इनपुट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर, एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम इज फॉर S2 complement, second column is for S1 complement, and third column is for S0 complement. ठीक है, तो एक्शन, किस तरह का एक्शन होगा इस इनपुट और इनपुट आउटपुट और मेमोरी के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेक फर्स्ट कॉलम के लिए टोटल कॉम्बिनेशंस जो है, टोटल कॉम्बिनेशंस इज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4, यानी 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 लेना होगा इसमें पहले के लिए, एंड हाफ ऑफ दिस 4 by 2 that is 2, and then in third column 2 of 2, यानी कि हर बार हाफ करते जाएंगे, यानी 1, दैट मीन्स 4 डिवीजन करेंगे, अगर 0 और 1 को अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना 0 कितना 1 होगा, जीरो। हाँ, तो नाउ द फर्स्ट कॉलम, तो 4 टाइम 0, 4 टाइम एंड 4 टाइम 1, देन सेकेंड कॉलम में आपका जो है 2 टाइम, यानी कि अल्टरनेटिवली 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, एंड इन थर्ड कॉलम 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, so in this particular manner the combinations are generated in this particular, just see 4 time 0, 4 time 1, 4 time 2 time 0, 2 time 1, alternatively 0 1 0 1 alternatively. Now अब यहाँ पर इसको कॉम्बिनेशन एक्शन को समझने के लिए यहाँ पर देखेंगे, अगर ऑल 0 है दैट मीन्स S2 S1 S0 कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, ऑल 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 1 और 1, यानी कि इसका 0 इनपुट जो है ये इसको, यानी कि जैसे ही ये ऑल 0 होगा तो एक्शन क्या होगा, यानी प्रोसेसर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कशन, S2 S1 S0 इज आउटपुट पिन और इनपुट पिन, कौन बताएंगे, S2 S1 S0 जो है वो आउटपुट पिन है या इनपुट पिन है, आउटपुट पिन, इनपुट पिन है सर, बोलिए, सर दोनों है, इनपुट आउटपुट दोनों है। इनपुट आउटपुट दोनों है, सर आई थिंक सर आउटपुट पिन, और डेटा रीड और राइट दोनों ना होगा, जो जिसका डायरेक्शन प्रोसेसर से बाहर की तरफ होता है, फिर इससे दोनों ना होगा, डेटा रीड और राइट दोनों ना हो रहा है, आउटपुट होगा सर, इनपुट होगा जी, इनपुट हुआ सर, यहाँ देखिए S2 S1 S0 ये तीनों आउटपुट पिन है ना, यस सर, प्रोसेसर इसको लॉजिक 0 1 सेट करेगा, प्रोसेसर से जो आपका लॉजिक 0 1 हो रहा है
यानी प्रोसेसर को जब मेमोरी इंटरेक्शन करना है तो मेमोरी को एक्टिव हाई रखेगा, लॉजिक 0 करेगा तो इनपुट आउटपुट इंटरेक्शन इनिशिएट होगा। इसका मतलब है ये तीनों आपका जो है ये आउटपुट पिन है। तो आउटपुट पिन यानी कि जब ये लॉजिक 0 होगा तो S2 S1 S0, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पिन है तो ये इसको इनेबल कर देगा। इनेबल करने का मतलब है कि यहाँ पर प्रोसेसर जो है देयर इज सम इंटरप्ट एक्नॉलेज, यानी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर अगर होगा, ठीक है, जैसे ही 0 होगा। नाउ इसके बाद जस्ट इसको समझना है तो यहाँ इसको इक्विवेलेंट इसको आप ट्रीट करिए, S2 को इक्विवेलेंट करिए मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में मेमोरी स्लैश IO, S1 को DT/R complement, S0 को DEN, and you already know that in memory/IO complement memory is your active high pin and IO is your active low pin, DT is your active high pin, R is your active low pin, DEN is your active low pin। तो ये इसलिए कि कॉम्प्लीमेंट्री जो भी पिन है वो आपका एक्टिव लो पिन होगा। तो इसके बेसिस पर 001 अगर होता है, अब देखिए सबसे पहले इंटरप्ट एक्नॉलेज हुआ, अगर ऑल 0 होगा तो किसी तरह का इंटरप्ट एक्नॉलेज मतलब कि एक्सटर्नल सिग्नल्स आर नीडेड एट दैट मोमेंट, एक्सटर्नल सिग्नल्स आर नीडेड। तो किसी तरह का इंटरप्ट हुआ तो जब तक वो बाहर से कंप्लीट नहीं होगा, जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो प्रोग्राम जब लिखेंगे 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम A B लेंगे और आपको करना क्या है A प्लस B, रिजल्ट आपका A प्लस B निकलेगा। तो A और B जब ले रहे हैं तो A और B जब तक इसका वैल्यू इनपुट नहीं लेंगे तो A प्लस B होगा नहीं होगा। A प्लस B लेने कैलकुलेट करने के लिए we need value of A and B. How you will take the value for A and B? Through the input device, where you see the value of A and B on the output device यानी मॉनिटर पर A और B जो इनपुट ले रहे हैं कीबोर्ड से वो दिखेगा, और उसके बाद जब आप फर्दर इंटर करेंगे तो यू विल गेट द प्रोसेस डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट गिवन बाय यू। तो जो इनपुट आप देंगे उसके बेस पर, लेकिन जब तक आप A और B को या तो कॉन्स्टेंटली लें या आप जब तक यूजर इनपुट कीबोर्ड से इनपुट नहीं लेंगे तब तक A प्लस B इज नॉट गोइंग टू बी कैलकुलेटेड विद इन द सिस्टम। तो यहाँ पर भी सम कैलकुलेशंस आर नीडेड। तो उस केस में इंटरप्ट एक्नॉलेज होगा, प्रोसेसर एक्नॉलेज करेगा। जैसे ही एक्नॉलेज होगा, अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो पहला 4 है और लास्ट का जो 4 है, पहला 4 में जस्ट सी S2 complement is just naming convention used in place of memory IO complement, है ना। S2 जो है वो मेमोरी IO complement के इक्विवेलेंट आपका नेमिंग कन्वेंशन मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में लिया गया है। तो पहला तो ये चीज क्लियर समझिए कि यहाँ पर हम लोग इनपुट आउटपुट और मेमोरी इंटरेक्शन प्रोसेसर कैसे करता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पहला ऑल 0 है ये कौन बताएंगे, ये सारा 0 है ये मेमोरी इंटरेक्शन के लिए है या इनपुट आउटपुट के लिए? बोलिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर इनपुट आउटपुट के लिए। हाँ, इसलिए क्योंकि ऑल 0 का मतलब ही है कि ये M जो है लॉजिक 0 पर होगा, ये M लॉजिक 0 पर होगा तो IO क्या हो जाएगा, ये लॉजिक 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जो चारों है ये IO ऑपरेशंस के लिए है, और ये जो ऑल 1 है ये मेमोरी को एक्टिव हाई करता है, IO को ये डिजेबल करता है। तो ये आपका मेमोरी ऑपरेशंस के लिए है। तो आप जब यहाँ पर सेगमेंट देखेंगे तो इस सेगमेंट में इधर सी यहाँ तक आपका जहां तक 0 है यहाँ हॉल्ट है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद नीचे मेमोरी हो रहा है ना। अब ये चीज क्लियर है कि फर्स्ट 4 जो है जो कॉम्बिनेशन बना है वो IO के लिए है और नेक्स्ट 4 जो है वो मेमोरी के लिए है। तो फर्स्ट 4 IO, नेक्स्ट 4 मेमोरी। देन
अब यहाँ पर 001 000 इंटरप्ट एक्नॉलेज हुआ 001। अब 001 में देखिए जीरो पहला वाला S2 है, अब इसको देखने का जरूरत नहीं है। ये तो आप पहले वाले S2 से ये क्लियर कर लिए कैटेगरी, ये जो आपका 4 कॉम्बिनेशन है आईओ के लिए सेटिंग करेगा, और ये जो 4 है ये मेमोरी के लिए करेगा। नाउ यू हैव टू चेक आउट दिस 2। तो ये चीज इंटरप्ट एक्नॉलेज। देन यहाँ देखिए S1 इज इक्विवेलेंट टू डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव, एंड S0 इज इक्विवेलेंट टू देन यानी कि डेटा बस इनेबल। तो 0 और 1 अगर हो रहा है, तो 0 और 1 हो रहा है, तो इस केस में इनपुट आउटपुट तो पहले क्लियर है, इनपुट आउटपुट तो होगा, लेकिन इनपुट आउटपुट में किस तरह का ऑपरेशन होगा, रीड होगा या राइट, वो यहां से तय हो रहा है। देखिए 0 और 1, ये 1 जो है ये डेटा बस इनेबल को क्या कर देगा, 1 डेटा बस आपका क्या हो जाएगा, डिजेबल हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो ये 0 आपका जो है किसको ऑन कर रहा है, डेटा ट्रांसमिट को के रिसीव को ना। जी सर। यस सर। तो जैसे ही 0 1 होगा तो यहाँ पर अब राइटिंग नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो है इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन इनिशिएट होगा। ठीक है, इसके बाद 1 0 है, 1 0 का मतलब कि अब आपका डेटा ट्रांसफर जो है इन्फॉर्म हो गया, तो डेटा ट्रांसफर इज ऑन। एंड 0 का मतलब हुआ कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डेटा बस चाहिए होगा ना, तो डेटा बस यहाँ 0 जैसे ही होगा तो डेटा बस इनेबल होगा, डेटा बस इनेबल होगा तो आपका क्या होगा, इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन इनिशिएट हो जाएगा। क्लियर। देन अगर दोनों 1 हो गया, दोनों 1 हो गया, इसका मतलब है कि आपका डेटा बस तो इनेबल हो गया, डिजेबल हो गया, अब आपका रीड और राइट दोनों में से कोई ऑपरेशन नहीं होगा। यहाँ दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ पॉज और हॉल्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। दिस इज द हॉल्ट प्रोसेस, प्रोसेस को हॉल्ट करने के लिए जो ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शन वाइज चल रहा है। नाउ फ्रॉम 1 सेटिंग योर मेमोरी इज इन एक्टिव मोड, तो आपका मेमोरी जैसे ही एक्टिव मोड में होगा तब उस केस में सबसे पहला मेमोरी ऑपरेशंस में सबसे पहला क्या होता है, ओपी कोड फेच। ओपी कोड फेच दैट मींस ये दोनों 0 है, दोनों 0 है का मतलब कि ओपी कोड यानी जो भी आपका ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद डेटा बस का यूज करते हुए आपका प्रोसेसर में एलोकेट होगा, मेमोरी में एलोकेट होगा। देन फॉर एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू 0 1 अगेन 1 होने का मतलब है कि आपका डेटा बस डिजेबल हुआ, उस केस में आपका मेमोरी क्या होगा, एड्रेस आ रहा है तो मेमोरी रीड ऑपरेशन, एंड जैसे ही डेटा बस इनेबल होगा तो मेमोरी राइट ऑपरेशन, ठीक है ना, मेमोरी राइट ऑपरेशन। एंड फाइनली जब ऑल 1 हो जाएगा यानी कि ये सारा 1 होगा तब उस केस में आपका जो है इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो इनएक्टिव और पैसिव। तो दिस इज द पर्टिकुलर सेटिंग डन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिकल स्ट्रेटजी ऑफ ऑल S2 S1 एंड S0। ठीक है, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर आपका स्टेटस बिट्स क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि करंट बस साइकिल में व्हाट इज द पर्टिकुलर ऑपरेशन गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम, एंड बिकॉज देयर इज एक्सटर्नल सिग्नल्स आर जनरेटेड, so to movement of that signals additional bus controller is needed। 8288 is the name of that bus controller which is used along with 8086 microprocessor, and this pin is utilized the maximum operating mode of Intel 8086। yani as you know that in maximum operating mode some of the external signals are generated, and to allocate that signals a specific control is controller is used, and the name of that controller is 8288। तो जैसे ही आपका एक्सटर्नल सिग्नल्स आर जनरेटेड विद इन द सिस्टम देन द पर्टिकुलर मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इज इनिशिएटेड। तो इस 3 पिन के बाद नेक्स्ट पिन आपका जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू द होल्ड एंड HLDA पिन। जो होल्ड और HLDA पिन हम लोग डिस्कस किए इन मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड, रिक्वेस्ट एंड ग्रांट पिन
RQGT0. RQ stands for request, GT stands for grant. Now 2 pins we discuss. So RQGT0 is just equivalent to HL hold request pin, and RQGT1 is just equivalent to HLDA pin, यानी कि acknowledgement through the particular processor to the DMA controller, you can say. तो मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में भी आपका जो ये ऑपरेशंस आपका एग्जीक्यूट होगा. मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में द नेम ऑफ दैट पिन इज होल्ड एंड HLDA. इन मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड द नेम ऑफ पिन इज RQ और GT, जो रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन का काम करेगा. And basically these pins are also used in the same used for the same purpose, that is the DMA operation. So it gives assistance in DMA operation during the maximum operating mode of Intel 8086. So whatever concept we discuss under hold and HLDA, same concept is for request and grant pin also. And these pins are, as you know, that the hold and HLDA is the bidirectional pin. So these pins are also a bidirectional and used to request and grant a DMA operation within the system. Now, this 2 pin and 5 pins are discussed. Now we have 3 more pin under maximum operating mode. So there is a lock pin, and basically it is the output pin. The lock output is used to lock the peripherals of the system. And whenever we want to use the particular peripheral, then time to time we unlock the particular peripheral. So locking का भी यहाँ पर provision है. Anytime you can lock the particular peripherals, whatever peripherals connected with the particular system. Like printer is connected. So whenever you want to use the printer, you can unlock the particular printer or give the particular device address to generate the command over the particular device. Otherwise, the particular device is not in an active mode. And the last 2 pins we discuss, that is QS1 and QS0, that is pin number 24 and 25. अब ये जो पिन हमारा 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू जो आपका हम लोग देखे आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8086 में, उसमें QS1 और QS0 because 2 settings are there, ठीक है. तो 4 combinations are there. जैसे हम लोग 8 के लिए बनाए तो 4 का हाफ करके, यानी पहला कॉलम में 2 0 2 1 और 2 का हाफ 0 1 0 1 यहाँ दे रहे हैं. Now in this particular settings, because it is non complementary pin, अगर ये आइडियल दोनों 0 होगा stats QS1 and QS0, then your queue is in idle, no operation is going on. So these are the settings within the system. Once it is set to be 0, then there is no operation performed by the CPU. And microprocessor उस समय कोई operation perform नहीं करेगा. That means what? If some of the controls are coming from the outside of the particular processor, and processor is waiting for that particular control to formulate the job. Then 0 1 is the particular instructions and settings in which first byte of OP code is read from the queue. First byte of OP code is read from the queue. You already know that there is 6 byte instruction queue. Architecture हम लोग discuss किए थे, वहाँ पर 6 byte instruction queue है, 1 by 1. That particular byte allocated by the instructions and 6 आपका जो byte जो information वहाँ पर store किया जा सकता है. Now these are the setting 1 0 in which the queue is empty. यानी कि 1 by 1 जब वहाँ से allocation होगा तो आपका जब डेटा एलोकेट होगा तो क्यू आपका खाली होगा. एंड 1 1 is the setting for the subsequent byte of OP code is read from the particular resource. So on the basis of these pins, let's see. So these are the particular pins QS0 and QS1. You already see that QS0 and QS1 is actually equivalent to the ALE and interrupt acknowledgement. So ALE and interrupt acknowledgement is used in case of minimum operating mode, and QS0 and QS1 is the status for the particular maximum operating mode. So you already know that the ALE pin का क्या मतलब है. अगर ये एक्टिव हाई है तो इसका मतलब है कि आपका एड्रेस बसेस यूज होगा, और जब एड्रेस बसेस यूज होगा तो उससे जो भी फेच इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर एड्रेस बसेस का यूज क्या होगा,
नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, एक नहीं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन क्यू में एलोकेट करने के लिए। तो अगर आपका 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू में किसी भी तरह का कोई भी अगर एलोकेशन फ्री जोन नहीं होगा, तो उस केस में आपका QS1 हैंडल करेगा दैट सिचुएशन। So this QS0 and QS1 is also supporting in maximum operating mode whenever there is a control generated by the other devices of the computer system apart from the CPU. CPU के अलावा जो भी peripherals या devices हैं, अगर उनके through जो कोई भी signals generate हो रहा है, तो that is this is the all about the pin description of 8086. Now question will be asked in this particular manner. क्वेश्चन जो है वो आपको तीनों तरह से पूछा जा सकता है। पिन डिस्क्रिप्शन कंप्लीट क्वेश्चन, पिन डिस्क्रिप्शन में यू हैव टू डिस्कस ऑल 40 पिन्स। मिनिमम मोड भी पूछा जा सकता है, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड, तो ओनली यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड डिस्कस ओनली 8 पिन्स दैट इज कॉमन फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड। देन मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यू जस्ट मेक कंटेंट्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द वेरियस ऑपरेटिंग मोड, व्हाट आर द वेरियस ऑपरेटिंग मोड यूज्ड इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इतना तरह का क्वेश्चन इससे रह सकता है। Now, next we have to discuss about the addressing modes. I just give you the overview of this particular. इसके पहले इसको पढ़ के आए हैं anyone? Addressing modes of Intel 8086. Before discussion of addressing modes, I just want to know what do you mean by addressing modes and in which manner it gives assistance whenever you are writing instruction for any microprocessor. So whenever you are writing instruction for 8086 microprocessor, then how addressing modes give you assistance during writing of the particular instruction set for 8086 microprocessor. In which manner या किसके जगह पर ये addressing modes आपका यूज होता है, how for which particular section or field addressing modes give you the proper elaboration, ठीक है ना, to allocate the particular operand within the instructions। तो बताएंगे instruction form, how it is correlated with the instruction format, instruction format से कैसे correlated है ये। कोई बताइए। जी सर, उसमें भी इससे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में सर हम लोग मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर का डिस्कस करते थे, कैसे ये स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को। और आपका इंटेल 086 भी सर सेम ही चीज को फॉलो करता है, वो भी सर रजिस्टर में लेता है डाटा को, या तो सर किसी मेमोरी लोकेशन में लेगा। सर कोरिलेटेड है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग डिस्कस किए थे, तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में 2 सेक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, ओपी कोड और ऑपरेंड, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक मोड फील्ड भी होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जनरली जब इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वहां पर हम लोग ओपी कोड और ऑपरेंड फील्ड को कंसीडर करते हैं। मोड फील्ड जो है दिस वन इज ऑप्शनल, बट यू ऑलरेडी नो कि ओपी कोड जो है और ऑपरेंड और मोड फील्ड तीनों का 3 काम है। ओपी कोड का काम क्या है, टू स्पेसिफाई ऑपरेशन, टू स्पेसिफाई ऑपरेशन, ओपी कोड दैट इज ऑपरेशन कोड, टू स्पेसिफाई ऑपरेशन ओपी कोड इज नीडेड, एंड ऑपरेंड इज व्हाट, टू स्पेसिफाई yes address or location on which operation
is to be performed. And what about the mode? Mode field क्या करता है? It specifies The way of selection of operand. the way in which we are selecting the operand. Okay. For operation. कोई भी ऑपरेंड को ऑपरेशन के लिए कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा मोड फील्ड डेजिग्नेट करता है। तो ओपी कोड ऑपरेंड मोड, तो मोड फील्ड ऑप्शनल है, क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं तो मोड फील्ड नहीं लिखते हैं। मोड फील्ड ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन से डेजिग्नेट हो जाता है। तो एड्रेसिंग मोड्स इज व्हाट? एड्रेसिंग मोड्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं, हर माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर इट वेरीज। तो 8086 का जो एड्रेसिंग मोड्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एड्रेसिंग के लिए आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आपका जो मेन जो फोकस है वो क्या है? मेन फोकस किस पर है? डेटा पर है ना। ये डेटा आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, और ये डेटा का जो है स्टोरेज सेंटर जो है वो मेमोरी भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एड्रेसिंग मोड्स हम लोग डिस्कस किए करेंगे वो आपका दो तरह से कैटेगराइज होगा, एक रजिस्टर बेस्ड और दूसरा मेमोरी बेस्ड। यानी रजिस्टर बेस्ड जहां पर रजिस्टर यानी रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। So register based addressing modes and memory based. Why register based and memory based? It is clear because your data is kept under memory or register, kept under either memory or register. मेमोरी या रजिस्टर में से कहीं पर भी डेटा आप रख सकते हैं। तो एड्रेसिंग भी आपका मोड जो है वो या तो मेमोरी बेस्ड होगा या रजिस्टर बेस्ड होगा। मेमोरी बेस्ड का मतलब कि मेमोरी addressing is used to retrieve the data for any types of operation as an operand. ऑपरेंड के रूप में उसको ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेमोरी इज द एरिया और द लोकेशन फ्रॉम वेयर द डेटा इज कलेक्टेड। तो एड्रेसिंग मोड्स इज आल्सो बेस्ड ऑन रजिस्टर बेस्ड एंड मेमोरी बेस्ड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now here in the first particular यहाँ पर एक चीज मेंशन है कि जैसा हम लोग जानते हैं एड्रेसिंग मोड है एन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेटा। जो अभी हम लोग बता रहे थे, स्पेसिफाइड डेटा दैट इज ऑपरेट, हेंस द प्रोग्रामर मस्ट स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डेटा या ऑपरेट फॉर एन इंस्ट्रक्शन। नाउ वो जो डेटा है आपका किसी मेमोरी लोकेशन जो अभी बात की है वही चीज लिखा हुआ है। द रिक्वायर्ड ऑपरेंड मे बी प्लेस्ड इन द accumulator register, in general purpose register or in a memory variable or address of location। किसी मेमोरी लोकेशन या एड्रेस या वेरिएबल में वो डेटा रह सकता है या किसी स्पेसिफिक रजिस्टर में वो डेटा हो सकता है। तो दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी जस्ट हम भाग रहा है क्या कहीं? अंकित कुमार तो
definition, that is the definition, the way by which an operand is specified for an instruction is called addressing modes. यानी addressing modes designate the way through which the operand is selected for operation, है ना। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड की जरूरत होती है। ऑपरेंड कंटेन्स डेटा एंड that data may be allocated either in memory or register. So addressing modes is also of two types, ठीक है ना। इसलिए addressing modes भी आपका जो है वो दो तरह का होगा, that is based on the availability of the data. So data is available either in register or memory. So register based we have two types of addressing mode, register addressing mode and immediate addressing mode. And memory based we have several addressing mode like direct addressing, register indirect, based addressing, index addressing, based index addressing mode and based index with displacement. Okay, so these are the various addressing modes used. यहां तक में किसी को दिक्कत? Anyone? Raise the hand. तो ये हम लोग इसी को पढ़ेंगे और ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्म में डिस्कस किए थे, नाउ वी यूज द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है कोई भी ऑपरेंड जो है वो प्लेस्ड होगा 16 बिट या 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर में। Why 16 bit 8 bit? Because there is a 16 bit provision also and 8 bit provision also. So either we can place the data in 8 bit general purpose register or 16 bit general purpose register. That means कि हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086 तो वहां पर देखे थे कि फर्स्ट 4 जनरल पर्पस रजिस्टर दैट इज एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर एंड डेटा रजिस्टर इज यूज्ड एज ए 16 बिट रजिस्टर as well as 8 bit रजिस्टर। तो 8 बिट के लिए 8 बिट लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर है, तो AL and AH, BL and BH, CL and CS, DL and DH. So whenever we are using the naming convention AX, BX, CX and DX, then that is the representation for 16 bit register. And whenever we use AL, DL, BL, CL, that is the low order accumulator register, data register, counter register as well as the base register. तो 8 बिट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है move CX DX to address addressing mode है 2, तो CX DX है, इसका मतलब है कि the contents of DX register is transferred to the content of become the content of the CX register. Because CX DX is used, so 16 bit register are used during these types of instruction को execute करने के लिए 16 bit register यूज हो रहा है। यहाँ पर move AX DX again 16 bit register is used. Now whenever we use add AL BL, then because it is a low order accumulator and base register, so 8 bit register operation is going on. So according to the name of the register we are using to write the instructions, it is clear that 8 bit or 16 bit register set is used for instruction execution. Instruction को execute करने के लिए कितने बिट का आप रजिस्टर यूज कर रहे हैं ये वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो that's why यहाँ पर दोनों जो एग्जांपल 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का लिया गया हुआ है। तो in the above example of 2 address instruction, only general purpose register of 8086 is used to handle the data. Therefore mode of addressing is register based. अब देखिए ये दोनों रजिस्टर है आपका, CX भी रजिस्टर है, DX भी रजिस्टर। तो all the 3 example contains only register for any operation. किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अगर केवल रजिस्टर यूज हो रहा है तो that is termed as register addressing mode. And also you can say that it is based on register, यानी register based addressing mode, है ना। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जस्ट गो थ्रू द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आप यूज करते हैं प्रोग्राम में
whenever you are supplying the direct data as a constant in place of the variable. So that is the immediate addressing mode. Again, it comes under register addressing mode. जैसे आपको सी पढ़ना है या सी पढ़ना है? अगर इमीडिएट एड्रेसिंग कैसे यूज होता है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डायरेक्टली हम लिखें सी आउट sum equal to, here we directly take 10 plus 20. That is immediately we are placing the value. See, directly we will get the result sum equal to 30. ठीक है, तो ये जो sum equal to 30 आया, इसके लिए कोई यूजर इंटरेक्शन या यूजर इंटरवेंशन नहीं है. इमीडिएटली वी आर सप्लाइंग वैल्यू और डेटा फॉर ऑपरेशन. तो इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब हुआ व्हेनेवर इमीडिएटली वी आर सप्लाइंग डेटा टू द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में अगर हम डायरेक्टली डेटा अवेलेबल कराते हैं तो वहां पर 8 बिट और 16 बिट, यानी 8 बिट का अगर डेटा हम भेजेंगे तो 8 बिट रजिस्टर यूज करेंगे. 16 बिट तक का अगर डेटा रेंज हो सकता है तो हम 16 बिट रजिस्टर यूज करेंगे. जैसे एल इज 8 बिट रजिस्टर, तो 8 बिट में आप जानते हैं कि 2 का पावर 7 मैक्सिमम कितना वैल्यू इसमें एलोकेट कर सकते हैं लो ऑर्डर में, तो 128. तो अगर आपको उससे ज्यादा का वैल्यू यूज करना है तो उसके लिए फिर आपको 16 बिट रजिस्टर यूज करना होगा. यही एग्जांपल यहाँ समझाया हुआ है. सी में अगर ए बी हम कोई एंट्री लेते हैं तो एंट्री करने पर ए और बी का एड्रेस लेते हैं, फिर ए और बी से कॉल करते हैं उसमें जो वैल्यू है उसको, और इसके जगह हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं प्रिंटफ %d 10 plus 20. जैसे सी आउट लिखे, आप प्रिंटफ लिखकर वही काम कर सकते हैं कन्वर्सन स्पेसिफायर के साथ. So in next class we'll discuss the memory based addressing mode. You just go through and note it down. Whatever query or confusion you have, just note it down. In next class we'll just ask me.